हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं प्रिंस स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल CUT 847 के ऊपर, जो करवाता है आपको सबसे बेहतरीन तैयारी आपके CUT एग्जाम की। आज लेकर आ चुके हैं हम लोग क्या, एक और वन शॉट सेशन। किसका? एक इंपॉर्टेंट चैप्टर का, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। और वो चैप्टर है इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अच्छी तरह से समझने के लिए हमें ये सबसे पहले समझना होगा कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने जो कवर करना है वो क्या क्या है। सबसे पहले आप लोग को अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट, आपको इन्वायरमेंट के बारे में समझना है। आपको कॉज एंड इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन के बारे में समझना है और रिसोर्स डिप्लीशन के बारे में समझना है। आपको नेचर ऑफ इन्वायरमेंटल चैलेंजेस जो कि इंडिया फेस करने लग रहा है, क्या क्या चैलेंजेस इंडिया के अंदर फेस हो रहे हैं या फिर इंडिया के अंदर क्या क्या इन्वायरमेंट रिलेटेड चैलेंजेस हैं उनके बारे में समझना है। आपको रिलेट करना है इन्वायरमेंटल इश्यूज को लार्जर कंटेक्स्ट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ में, यानी कि बड़े स्तर पर आपको समझना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है क्या। सबसे पहले क्या कहता है, द इन्वायरमेंट लेफ्ट टू इटसेल्फ कैन कंटिन्यू टू सपोर्ट लाइफ फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, यानी कि अगर इन्वायरमेंट को एज इट इज छोड़ दिया जाए तो वो आपको मिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए मदद कर सकती है। लेकिन जो सिंगल मोस्ट अनस्टेबल और जो पोटेंशियली डिसरप्टिव एलिमेंट है इस पूरी की पूरी प्रोसेस के अंदर, वो ह्यूमन स्पीसीज है। यानी कि हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं रही है या फिर इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रही है। हमने इन्वायरमेंट को काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया है, तो उसके बारे में ये बताने लग रहा है। तो ह्यूमन बींग्स विद द मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैव कैपेसिटी टू ब्रिंग अबाउट इंटेंशनली और अनइंटेंशनली फार रीचिंग एंड irreversible changes in the environment. तो human beings has intentionally or unintentionally has caused lot of disruption in the environment. हम लोगों ने चाहकर भी या फिर बिना चाहे भी environment के अंदर बहुत सारे disruption लेकर आए हैं, जिसकी वजह से environment नेगेटिवली क्या करने लग रही है, इम्पैक्ट डालने लग रही है हमारे ऊपर। ये बात यहाँ पर बोली जाती है। नाउ वी हैव इंट्रोडक्शन पोर्शन, और इंट्रोडक्शन के अंदर क्या बोलता है, इन अर्ली चैप्टर्स वी हैव डिस्कस द मेन इकोनॉमिक इश्यूज दैट इज फेस्ड बाय द इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी ने अभी तक इंडिपेंडेंस के बाद क्या क्या इश्यूज फेस किए उसके बारे में हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में समझा। तो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की हम लोग बात करते हैं और बात करते हैं जो कि हम लोगों ने अभी तक अचीव किया है, इसके पीछे हम लोगों ने काफ़ी भारी मात्रा में या फिर भारी अमाउंट जो है इसके पीछे हम लोगों ने पे करी है। और वो क्या है, इन्वायरमेंटल क्वालिटी। जो हमारी इन्वायरमेंटल क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा क्या हुई है, डिग्रेड हुई है। द इन्वायरमेंट क्वालिटी हैज़ डिग्रेडेड वेरी मच एज वी स्टेप इनटू एन एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आज हम ग्लोबलाइजेशन के समय पर हैं, तो हमें हायर इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात करनी पड़ेगी और इन्वायरमेंट रिलेटेड जो भी एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं या फिर इन्वायरमेंटल रिलेटेड जो भी एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस पास्ट में रहे उनको भी हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा डिटेल में समझना पड़ेगा, राइट, ताकि हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात कर सकें। टू अंडरस्टैंड द अनसस्टेनेबल पाथ ऑफ द डेवलपमेंट दैट वी हैव टेकन एंड द चैलेंजेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये कहता है जो अनसस्टेनेबल पाथ हम लोगों ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लिए जिसकी वजह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिला, उसके बारे में डिटेल में यहाँ पर बात करेंगे। सो क्या बोलता है, वी हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस एंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इन्वायरमेंट। हमें सबसे पहले इन्वायरमेंट के बारे में जानना चाहिए कि इन्वायरमेंट का क्या कंट्रीब्यूशन है हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर, राइट। विद दिस इन माइंड दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। इस पूरी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चैप्टर को 3 कैटेगरी के अंदर बांट सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फंक्शंस एंड रोल ऑफ द इन्वायरमेंट, कि इन्वायरमेंट के क्या क्या फंक्शंस है, इन्वायरमेंट का क्या क्या रोल है। सेकेंड हम लोगों ने बात करना है कि इंडियन इन्वायरमेंट, इंडिया के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट पड़े हैं इस इन्वायरमेंट से रिलेटेड कंसर्न्स के। और थर्ड है क्या क्या स्ट्रैटेजीज हम लोग लेने लग रहे हैं जिसकी वजह से हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात कर सकते हैं, यानी कि क्या क्या स्टेप्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम लोग को लेने चाहिए या फिर क्या क्या स्टेप्स हम लोग ले रहे हैं जिसकी वजह से हम लोग इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करने से बचाने लग रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात होती है और सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर इन्वायरमेंट की और डेफिनेशन और उसके फंक्शंस की, कि इन्वायरमेंट का मतलब क्या है, इन्वायरमेंट के क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या डेफिनेशन है इन्वायरमेंट की। तो बोला जा सकता है कि इन्वायरमेंट के अंदर हम लोग प्लानिटरी इनहेरिटेंस और टोटल ऑफ सारे के सारे रिसोर्सेज की बात करते हैं, यानी कि प्लांट,
एनिमल्स, सबको इसके अंदर क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। तो सारे के सारे रिसोर्सेज किसके अंदर बात होती है, इसके अंदर हम लोग बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर दोनों को कंसिडर करते हैं। बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स का मतलब क्या है कि भैया बायोटिक का मतलब होता है जो कि लिविंग फैक्टर्स है, जिसके अंदर हम लोग लिविंग एलिमेंट्स को कंसिडर करेंगे, जैसे कि बर्ड्स, एनिमल्स, प्लांट, फॉरेस्ट, फिशरीज एट्सेट्रा, इन सबको इंक्लूड किया जाता है। और ये सारे के सारे कौन से एलिमेंट है, बायोटिक एलिमेंट है। जबकि अगर मैं अबायोटिक कंपोनेंट की बात करूं तो इसके अंदर एयर, वाटर, लैंड, इन सबको इंक्लूड किया जाता है। रॉक्स एंड सनलाइट जो है ये एग्जांपल है अबायोटिक एलिमेंट के, इन्वायरमेंट के। दिस ऑल आर अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। तो हमें क्या करना है, हमें इन्वायरमेंट रिलेटेड स्टडीज़ को काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, राइट, ताकि हम लोग रिलेशनशिप को समझ सके बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट के बीच में, कि अबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट कैसे एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। इस रिलेशन को हम लोगों को एक दूसरे के साथ क्या करना है, काफ़ी ज़्यादा डिटेल में समझना है। यहाँ पर क्या बोलता है, डेट व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के क्या क्या फंक्शंस है, इन्वायरमेंट क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है। तो क्या बोला जाता है, इन्वायरमेंट जो है वो जनरली 4 वाइटल फंक्शंस को परफॉर्म करती है, या फिर 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन्वायरमेंट के द्वारा प्ले किए जाते हैं। सबसे पहला क्या है, रिसोर्सेज। सबसे पहले हमें ये क्या देती है, रिसोर्सेज देती है। और रिसोर्सेज के अंदर हमारे पास रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज दोनों आते हैं। तो इन्वायरमेंट हमें क्या प्रोवाइड करती है, तो सबसे पहले इन्वायरमेंट हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है, और रिसोर्सेज के अंदर रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज दोनों आते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, ये वो सारे के सारे रिसोर्सेज हैं जिनको यूज़ किया जाता है, राइट, जिनको यूज़ किया जा सकता है, और इस पॉसिबिलिटी के साथ में कि वो कभी भी डिप्लीट नहीं होंगे, वो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, राइट। यहाँ पर हम लोग कंटिन्यूस सप्लाई देखते हैं रिसोर्सेज की, राइट, और हमारे पास कंटिन्यूस सप्लाई रिसोर्सेज की हमेशा के लिए मिलती है। तो हमारे पास रिन्यूएबल रिसोर्सेज की अगर एग्जांपल की बात करता हूँ तो यहाँ पर ट्रीज आते हैं, फॉरेस्ट के अंदर जो ट्रीज है उनकी बात की जाती है। फिशेस की बात की जाती है जो कि ओशंस के अंदर है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर हम लोग बात करते हैं उन कंपोनेंट की जो कि एग्जॉस्ट हो जाते हैं जैसे हम लोग उन्हें एक्सट्रैक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर फॉसिल फ्यूल्स इसके अंदर आते हैं, राइट। हमें इन्वायरमेंट से जो भी वेस्ट है उसको एसिमुलेट करने में मदद करती है, सस्टेन करने में मदद करती है हमारी लाइफ को, ताकि हम लोग जेनेटिक और बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करके रख सकें। हमें एस्थेटिक सर्विसेज देती है, जैसे कि सिनर्जी की सर्विसेज एनवायरनमेंट के द्वारा दी जाती है। सिनर्जी का मतलब है हीलिंग करने में भी इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा मदद करती है। नाउ हम बोल सकते हैं कि द इन्वायरमेंट इज एबल टू परफॉर्म दीज फंक्शंस विदाउट एनी इंटरप्शन एज लॉन्ग एज द डिमांड ऑन दीज फंक्शंस विद इन द कैरिंग कैपेसिटी, राइट। कहता है तो जब तक इन्वायरमेंट के कैरिंग कैपेसिटी के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें रहती हैं तब तक कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट, तब तक कोई भी दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, राइट। इसका मतलब क्या है, दिस इम्प्लाइज दैट द रिसोर्स एक्सट्रैक्शन इज नॉट अबव द रेट ऑफ रीजनरेशन। इसका मतलब क्या है कि जो रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट हम लोग करने लग रहे हैं वो रिसोर्स एक्सट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा उसकी रीजनरेशन जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि भैया हम जो भी रिसोर्सेज आज प्रोड्यूस करने लग रहे हैं वो रिसोर्सेज हम लोग उतने ही प्रोड्यूस करें जो हमारी कैपेसिटी के अंदर हो, राइट। हम लोग ओवर एक्सप्लॉयटेशन अगर रिसोर्सेज का करेंगे तो इन्वायरमेंट की जो रेंज है उससे बाहर हो जाएगी, राइट, are within the assimilating capacity of the environment. When this is not so, the environment fails to perform its third and vital functions of life sustenance. अगर ऐसा नहीं होता तो environment का जो सबसे important function है that is life sustenance, उस life sustenance के ऊपर काफ़ी ज़्यादा impact देखने के लिए मिलता है। और उसका environment किसके ऊपर impact पड़ता है, environmental crisis के ऊपर impact देखने के लिए मिलता है। तो ये situation है आजकल की ओवरऑल दी वर्ल्ड के अंदर। द राइजिंग पॉपुलेशंस ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज एंड द एफ्लुएंट कंजप्शंस एंड प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स ऑफ द डेवलप्ड वर्ल्ड हैज प्लेड अ ह्यूज स्ट्रेस ऑन द इन्वायरमेंट इन टर्म्स ऑफ द फर्स्ट टू फंक्शंस। तो इन्वायरमेंट के ऊपर पहले दो फंक्शंस के द्वारा काफ़ी ज़्यादा एक मेजर इम्पैक्ट या फिर इम्पैक्टफुल इम्पैक्ट जो है वो डाला गया है। तो हमें इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो ज़्यादातर क्या करने लग रही है, हमारी इन्वायरमेंट को नेगेटिवली इम्पैक्ट करने लग रही है। तो मैनी रिसोर्सेज हैज़ बिकम एक्सटिंक्ट एंड द वेस्ट जनरेटेड आर बियॉन्ड द एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ द इन्वायरमेंट। बहुत सारे रिसोर्सेज जो है वो अब क्या हो चुके हैं, पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं, और जो हमारा वेस्ट जनरेशन है वो हमारी एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी से बाहर हो चुका है, यानी कि हमारा जो दायरा है उस दायरे से बाहर जा चुका है ये सारा का सारा, राइट। एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, तो एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी का मतलब है एबिलिटी ऑफ द एनवायरनमेंट टू एब्जॉर्ब डिग्रेडेशन, राइट। कि इन्वायरमेंट जो है ये जो डिग्रेडेशन हो रहा है इससे डिग्रेडेशन
को कितने बेहतर तरीके से एब्जॉर्व कर पाती है। तो द रिजल्ट वी आर टुडे एट द थ्रेशोल्ड ऑफ द इन्वायरमेंटल क्राइसिस, यानी कि अब हम लोग उस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि अगर इसके बाहर हम लोगों ने अभी भी एक्सप्लॉइटेशन करने की कोशिश करी इन्वायरमेंट के रिसोर्सेज को, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव इंपैक्ट देखने के लिए मिलेगा। द पास्ट डेवलपमेंट has polluted and dried up rivers and other aquifers, making water an economic good। तो वाटर को क्या कर दिया है, एक इकोनॉमिक गुड बना दिया है। Besides the intensive and extensive extraction of both renewable and non-renewable resources has exhausted some of these vital resources and we are compelled to spend huge amount on technology and research to explore new resources। तो कहने का मतलब क्या है कि भैया रिसोर्सेस हमारे पास क्या है, टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी की मदद से अब हम लोग क्या करने लग रहे हैं, रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हमारे पास जो पहले रिसोर्सेज अवेलेबल थे उन रिसोर्सेज को हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा क्या कर दिया है, एक्सप्लॉइट कर दिया है, और उसकी वजह से अब हमें टेक्नोलॉजी के ऊपर पैसा खर्च करने की आवश्यकता पड़ रही है। टेक्नोलॉजी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ रही है ताकि हम लोग इन्वायरमेंट को बेहतर तरीके से सस्टेन कर सकें, राइट। तो क्या बोलता है, एडेड टू दीज आर दी हेल्थ कॉस्ट। हेल्थ कॉस्ट देखने के लिए मिल रही है, इन्वायरमेंट डिग्रेडेट करने लग रही है, डिक्लाइन करने लग रही है, एयर और वाटर क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। 70% वाटर जो है इंडिया के अंदर वो पूरी तरह से पोल्यूट हो चुका है, यानी कि 70% जो वाटर है वो इंडिया के अंदर आपको पोल्यूटेड नज़र आ रहा है, और जिसकी वजह से आपको बहुत सारे इंसिडेंट्स देखने के लिए मिल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ देखने के लिए मिल रही है, जैसे जिसका इम्पैक्ट रेस्पिरेटरी और वाटर बॉर्न डिसीजेज के तौर पर हमें देखने के लिए मिलता है। तो हमारी हेल्थ के ऊपर जो हमारे कंसर्न्स हैं, जो खर्चे हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो टू मेक मैटर्स वर्स, ग्लोबल इन्वायरमेंटल इशूज सच एज ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लेशन, ये सारे के सारे भी फाइनेंशियल कमिटमेंट को काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव तौर पे इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाता है कि भैया नेगेटिव इन्वायरमेंट के जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा है। तो इस नेगेटिव इन्वायरमेंट से हम लोगों को क्या करना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, इस नेगेटिव इन्वायरमेंट से अपने आप को बचाना है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन दैट अराइजेस इज, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है वो क्या है कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम जो है वो क्या नहीं है, मतलब नहीं आई है क्या ये इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, क्या हमें इस इन्वायरमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में पहले से नहीं पता था? तो अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इसके लिए कहता है आपको थोड़ी बहुत इलेबोरेशन पता होनी चाहिए, डिटेल में चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो क्या कहता है, पहले के समय के अंदर जो सिविलाइजेशन जब स्टार्ट हुई थी तो ये जो फिनोमिनल इंक्रीज था पॉपुलेशन का वो बहुत ज़्यादा नहीं था। एंड बिफोर कंट्रीज टुक टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, और जब हम लोग पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से उस समय पर ग्रो नहीं कर रही थी, और जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो इन्वायरमेंटल रिलेटेड रिसोर्सेज की और सर्विसेज की डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं हुआ करती थी, यानी कि उस समय पर डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं थी, है ना, द डिमांड वॉज नॉट वेरी मच, राइट। लेकिन सप्लाई जो थी रिसोर्सेज की वो काफ़ी ज़्यादा थी, डिमांड उतनी नहीं थी लेकिन सप्लाई ज़्यादा थी। इसका मतलब जो पोल्यूशन था वो विद इन द एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी के अंदर था, मतलब इतनी ज़्यादा पॉल्यूशन आप लोगों को उस समय के अंदर देखने के लिए नहीं मिलता था। और इन्वायरमेंट का जो ओवरऑल रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन था बहुत ज़्यादा कम हुआ करता था एज कंपेयर टू दैट ऑफ द रेट ऑफ रीजनरेशन, यानी कि रिसोर्सेज जो रीजनरेट किया करते थे वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर तरीके से रीजनरेट कर लिया करते थे, लेकिन हम लोग रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट उतना नहीं कर रहे थे। अच्छा, क्यों नहीं एक्सप्लॉइट करने लग रहे थे हम इतना ज़्यादा? क्योंकि सर इसके पीछे रीज़न है। रीज़न क्या है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं थी, है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, लोगों की जो रिक्वायरमेंट थी वो बहुत ज़्यादा बेसिक्स थी, बहुत ज़्यादा नीड नहीं थी लोगों की, या फिर आप कह सकते हैं लोग बहुत ज़्यादा ग्रीडी नहीं थे उस समय पर, है ना, ऑफ दिस रिसोर्सेज। इसकी वजह से इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम जो थी वो अराइज उस समय पर आप लोग को होती हुई नजर नहीं आती है। बट विद द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी और हम लोग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ गए तो हमारी जो नीड्स है, राइट, पॉपुलेशन की, वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगी और चीज़ें चेंज हुई, और इसका परिणाम ये हुआ कि जो डिमांड थी रिसोर्सेज की प्रोडक्शन के लिए, कंजप्शन के लिए, वो बहुत ज़्यादा हाई होने लगी, राइट, और वो रीजनरेशन प्रोसेस से ज़्यादा हो गई, यानी कि हम लोग कंजप्शन बहुत ज़्यादा करने लगे लेकिन उस हिसाब से रीजनरेशन नहीं हो रहा था। द प्रेशर्स ऑन द एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ द इन्वायरमेंट इंक्रीज ट्रिमेंडली, तो इन्वायरमेंट के ऊपर इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ा, और इसकी वजह से, राइट, हमें बहुत सारी दिक्कतें फेस करने लगी, और ये इम्पैक्ट आज भी हमें देखने के लिए मिलता है। तो दस व्हाट हैज़ हैपेंड इज अ रिवर्सल ऑफ सप्लाई डिमांड रिलेशनशिप फॉर द इन्वायरमेंटल क्वालिटी। अगर आज मैं बात करता हूं तो आज ये डिमांड सप्लाई रिलेशनशिप से भी बियॉन्ड जा चुका है।
So we are now faced with the increased demand for environmental resources and services, but their supply is limited due to overuse and misuse. अब क्या हो चुका है, अब हम लोग ओवर यूज कर रहे हैं, हम लोग मिस यूज कर रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है कि भैया डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन उस हिसाब से सप्लाई बहुत ज़्यादा नहीं है। इसकी वजह से जो इन्वायरमेंटल रिलेटेड वेस्ट जनरेशन है, पोल्यूशन है, ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकली इम्पैक्ट डालने लग रहा है आज इन्वायरमेंट के ऊपर, राइट। तो आज इन्वायरमेंट के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो अगर सिंपल से सेंस पे अगर मैं आपको इसमें समझाऊं तो इसमें क्या कहना चाहता है कि जो इन्वायरमेंटल की एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी थी, हम उस एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी के बियॉन्ड जाकर चीज़ों को कंज्यूम करने लग रहे हैं, और उसका परिणाम स्वरूप ये है, उसका इम्पैक्ट ये है कि हमारे इन्वायरमेंट जो है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट हो रही है इन सारे फैक्टर्स की वजह से। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इंडिया की इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसी है। आज अगर मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से सोचूं तो इंडिया की इन्वायरमेंट रिलेटेड कंडीशन कैसी है, बेहतर है पहले से या वर्स्ट है पहले से, उसके बारे में बात करेंगे। तो क्या बोलते हैं इंडिया के अगर मैं रिसोर्सेज की बात करता हूं तो बोलता है इंडिया के अंदर अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास है, जैसे कि सॉइल है, रिवर्स है हमारे पास, ट्रिब्यूटरीज है हमारे पास, ग्रीन फॉरेस्ट है, मिनरल डिपॉजिट है, लैंड सरफेस है, इंडियन ओशन है हमारे पास, माउंटेन्स है, सारी की सारी चीज़ें हमारे पास है। ब्लैक सॉइल आपको देखने के लिए मिलेगी डेक्कन प्लेट्यू के अंदर, है ना, जिसके अंदर आप लोग कॉटन की प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बारे में बात करते हैं, इंडो गैंजेटिक प्लेन्स हैं जो कि अरेबियन सी से लेकर बे ऑफ बंगाल तक फैले हुए हैं, राइट। ये मोस्ट फर्टाइल, इंटेंसिवली कल्टिवेटेड और डेंसली पॉल्यूटेड रीजन्स हैं वर्ल्ड के अंदर, है ना। हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज है, कहता है इंडिया के परस्पेक्टिव से अगर देखा जाए। लेकिन सबसे बड़ी नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है ना। रिसोर्सेज तो हमारे पास बहुत सारे हैं, रिसोर्सेज हमारे पास, रिसोर्सेज की कमी नहीं है, लेकिन इम्पैक्ट हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, राइट। इंडिया के ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने लग रहा है। लेकिन उसके पीछे का जो मेन रीज़न है वो मेन रीज़न क्या है, तो क्या बोला जाता है, दो uneven distribution provide green cover for the majority of its populations, natural cover for the वाइल्ड लाइफ, यानी कि हमारे यहाँ पर वाइल्ड लाइफ भी बहुत अच्छी तरह से चल रही है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से है। लार्ज डिपॉजिट ऑफ द आयरन ओर है, कोल है, नेचुरल गैस है, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे कंट्री के अंदर मिलती है। और नियरली 8% वर्ल्ड की जो टोटल आयरन ओर रिजर्व है वो आपको इंडिया के अंदर देखने के लिए मिलता है। बॉक्साइड, कॉपर, क्रोमेट, डायमंड, गोल्ड, लेड, इग्नाइट, मैग्नीज, जिंक, यूरेनियम एक्सेट्रा, ये भी हमारे कंट्री के अंदर डिफरेंट पार्ट के अंदर आप लोग को देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन जो ओवरऑल डेवलपमेंटल एक्टिविटीज है इंडिया के अंदर, राइट, उसकी वजह से आप लोगों को बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट प्रेशर देखने के लिए मिलता है आपके नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर, यानी कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट देखने के लिए मिल रहा है। तो हमारे फाइनाइट नेचुरल रिसोर्सेज जो है उसके ऊपर इंपैक्ट देखने के लिए इनका मिलता है। बिसाइड क्रिएटिंग इंपैक्ट ऑन द ह्यूमन हेल्थ एंड वेलबींग, इसका इंपैक्ट ना सिर्फ ह्यूमन हेल्थ के ऊपर और वेलबींग के ऊपर है। द थ्रेट टू इंडियाज इन्वायरमेंटल प्रोसेसेस है डायकोटोमी। तो यहाँ पर दो दिक्कतें हम लोगों को और देखने के लिए मिल रही है। पहली ये है कि पॉवर्टी की दिक्कत है और दूसरा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की दिक्कत है, यानी कि यार हम लोग इन्वायरमेंट को तो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ इम्पैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात यह है कि हम लोग इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से उतना डिलीवर ही नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि हमारे अंदर ग्रीड बहुत ज़्यादा है, रिसोर्सेज का एलोकेशन बहुत कम है, कुछ ही लोगों तक रिसोर्सेज का एलोकेशन है, हर जगह पर रिसोर्सेज का एलोकेशन भी नहीं है प्रॉपर तरीके से। एंड द सेम टाइम थ्रेट ऑफ पोल्यूशन फ्रॉम एफ्लुएंस एंड रैपिडली ग्रोइंग इंडस्ट्रियल सेक्टर, है ना। तो हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, पोल्यूशन जैसी दिक्कतें देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि इंडस्ट्री सेक्टर बहुत ज़्यादा तेजी के साथ इंडिया के अंदर ग्रो करने लग रहा है। एयर पोल्यूशन, वाटर कंटेमिनेशन, राइट, सॉइल इरोजन, डिफॉरेस्टेशन, वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शंस, ये कुछ आपको मोस्ट प्रेसिंग इन्वायरमेंटल कंसर्न्स भारत के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। जो प्रायोरिटी इश्यूज जो आप लोगों को आइडेंटिफाई करके मिल रहे हैं वो है लैंड डिग्रेडेशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस, एयर पोल्यूशन, स्पेशल रेफरेंस टू व्हीकुलर पोल्यूशन इन अर्बन सिटीज, मैनेजमेंट ऑफ फ्रेश वाटर मैनेजमेंट रिलेटेड कंसर्न्स है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है। लैंड इन इंडिया सफर्स फ्रॉम वेरियस डिग्रीज एंड टाइप्स ऑफ डिग्रेडेशन स्टेमिंग मेनली फ्रॉम अनसस्टेनेबल यूज एंड इनएप्रोप्रिएट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, राइट, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर मैनेजमेंट सर्विसेज नहीं है, प्रॉपर हम लोग चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, और उसी का ही कारण ये है कि हम लोग रिसोर्सेज के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालने लग रहे हैं, राइट। और नेगेटिव इम्पैक्ट तो कहता है ठीक है, आपने इन्वायरमेंट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डाला, कहता है वो तो सब समझ में आता है, इन्वायरमेंट नेगेटिवली इम्पैक्ट हो रही है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्वायरमेंट के अंदर पॉवर्टी जैसे कंसर्न क्यों है।
तो उसके पीछे का रीज़न बताया जाता है कि लोगों की ग्रीड। हम लोग रिसोर्सेज का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पा रहे हैं और हर किसी को रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से एलोकेट नहीं कर पा रहे हैं। तो सम ऑफ द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैंड डिग्रेडेशन, लैंड के अंदर भी डिग्रेडेशन देखने के लिए मिलती है। वो क्या क्या है? वेजिटेशन अकरिंग ड्यू टू डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन की वजह से राइट वेजिटेशन जो है वो खत्म हो रहा है। अनसस्टेनेबल फ्यूल वुड्स एंड फॉडर एक्सट्रैक्शंस, शिफ्टिंग कल्टीवेशन जैसी दिक्कत, इंक्रोचमेंट इनटू फॉरेस्ट लैंड, फॉरेस्ट फायर्स एंड ओवरग्रेजिंग जैसी दिक्कत देख रहे हैं हम लोग, नॉन एडॉप्शंस ऑफ द एडिक्वेट सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स, इम्प्रॉपर क्रॉप रोटेशन, प्रॉपर क्रॉप रोटेशन नहीं कर पा रहे हैं, इनडिस्क्रिमिनेशन यूज ऑफ एग्रोकेमिकल जैसे कि फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज कर रहे हैं हम लोग काफी ज्यादा, प्लानिंग और मैनेजमेंट ऑफ द इरिगेशन सिस्टम प्रॉपर नहीं है, एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर अच्छा नहीं है, राइट, जिसकी वजह से यूजेस ऑफ लैंड फॉर फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, पेस्चर्स, ह्यूमन सेटलमेंट एंड इंडस्ट्रीज एक्सर्ट एंड इनर्मस प्रेशर्स ऑन द कंट्रीज फाइनेंट लैंड रिसोर्सेज। तो जो भी हमारे पास हमारे सीमित रिसोर्सेज हैं उन सारे रिसोर्सेज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट जो है इन सारे रीजन्स का आप लोग आज के समय के अंदर देख पाते हैं इन्वायरमेंट के ऊपर। तो किया क्या जाए? यानी कि इंडिया के पास ऐसा नहीं है कि रिसोर्सेज की कमी है, भारत के पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, इंडिया के पास काफ़ी सारे रिसोर्सेज है और हम लोग काफ़ी सारे रिसोर्सेज के अंदर वर्ल्ड के अंदर जो है वो लीड करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी इन्वायरमेंट के अंदर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें जो है वो देखने के लिए मिल रही है और इसका जो सबसे बड़ा रीज़न बताया जाता है वो है ह्यूमन बींग्स की ग्रीड। आजकल के समय के अंदर जो ह्यूमन बींग्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंट को नेगेटिवली एक्सप्लॉइट करने लग रहे हैं, जिसका परिणाम स्वरूप ये है कि हम लोग रिसोर्सेज को काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड कर रहे हैं। जो पर कैपिटा फॉरेस्ट लैंड है कंट्री के अंदर वो सिर्फ 0.06 हेक्टर है, जबकि हमें टोटल रिक्वायरमेंट 0.047 हेक्टर्स की है ताकि हम लोग बेसिक नीड्स को फुलफिल कर सकें, राइट। एक्सेस फेलिंग ऑफ अबाउट 15 मिलियन क्यूबिक मीटर फॉरेस्ट ओवर द परमिसिबल लिमिट, एस्टिमेट्स ऑफ द सॉइल इरोजन शोज दैट सॉइल इज बीइंग eroded at a rate of 5.3 billion tons every years for the entire excess of the recharge capacity. Open access resources है, poverty of the agriculture depends on the people, right? Poverty ऐसी दिक्कत है। India support approximately 17% of the world's human and 20% of the livestock population on a meager 2.5% of the world's geographical area। यानी कि अगर मैं इंडिया की पॉपुलेशन की बात करूं तो आप लोग कहते हैं कि हर तीसरा बंदा जो है, राइट, इंडिया तीसरा बंदा वर्ल्ड का जो है वो एक इंडियन है या फिर चाइनीज़ है, राइट। आप लोगों को ये देखने के लिए मिलता है। इंडिया के अंदर 17% जो पॉपुलेशन है, 17% जो पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड ह्यूमन की है, राइट। 20% जो है वो हमारा पशुपालन है ना। 2.5% जोग्राफिकल एरिया के अंदर ये सारी की सारी पॉपुलेशन आप लोगों को सस्टेन करती हुई नजर आती है। ये जो हाई डेंसिटी है पॉपुलेशन की और लाइफ स्टॉक्स की कंट्री के ऊपर, इसकी वजह से हमारी कंट्री का 0.8 मिलियन टन्स ऑफ नाइट्रोजन खत्म होता है और 1.8 मिलियन टन्स ऑफ फॉस्फोरस खत्म होता है और 26.3 मिलियन टन्स जो है वो पोटेशियम खत्म होता है हर साल। इसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिएंट लॉस्ट के बारे में बात करती है और वो बताती है कि ओवरऑल जो हमारे पास न्यूट्रिएंट लॉस्ट है इरोजन्स की वजह से वो 5.8 से लेकर 8.4 मिलियन टन तक है। यानी कि 5.8 से लेकर 8.4 मिलियन टन तक हम लोग हर साल क्या करने लग रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स को लॉस करने लग रहे हैं, हमारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो खत्म होने लग रहे हैं। In India, air pollution is widespread in urban areas where vehicles are the major contributors and in a few other areas which have a high concentration of industries and thermal power plant। तो भारत के अंदर एयर पोल्यूशन जो है वो सबसे बड़ा कंसर्न है, राइट। अर्बन एरियाज के अंदर जहाँ पर हम लोग व्हीकल्स जो है वो सबसे बड़ा कंसर्न माना जाता है। यानी कि अगर मैं इन्वायरमेंटल रिलेटेड पोल्यूशन की बात कर रहा हूँ तो उसका सबसे बड़ा रीज़न जो है आजकल के समय के अंदर वो आपको देखने के लिए मिलता है एयर पोल्यूशन के अंदर, वो है व्हीकल्स। पहले अगर मैं 1951 के अंदर अगर बात करता हूँ तो 1951 तक हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 30 लाख के आसपास गाड़ियाँ आप लोग को देखने के लिए मिलती थी, जबकि 2019 तक यही गाड़ियाँ लोगों के पास 30 करोड़ हो चुकी थी, जिसकी वजह से हमारे रिसोर्सेज तो डिप्लीट हो ही रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ हमारा एयर क्वालिटी जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा खराब हो रही थी, यानी कि एनवायरनमेंट के ऊपर भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा था। तो व्हीकुलर इमिशंस आर अ पर्टिकुलर कंसर्न्स सिंस दीज ग्राउंड लेवल सोर्सेज एंड दस हैव मैक्सिमम इम्पैक्ट ऑन द जनरल पॉपुलेशन। The number of motor vehicles has increased from about 3 lakh in 1951 to 30 crore in 2019। 2016 के अंदर जो पर्सनल ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, टू व्हील्ड व्हीकल्स कार्स जो थी वो हमारे पास हुआ करती थी, जो कि 85% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड व्हीकल है,
जिसकी वजह से आप लोग को टोटल पोल्यूशन के ऊपर इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता है। एयर लोड क्वालिटी जो है वो खराब होती हुई नजर आती है। इंडिया जो है वो 10 मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन है वर्ल्ड के अंदर, यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर की अगर बात की जाए तो टॉप 10 कंट्रियों के अंदर इंडिया भी आप लोग को देखने के लिए मिलता है। लेकिन इसकी वजह से हमें अनवांटेड और अनएंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंसेज देखने के लिए मिल रहे हैं, राइट। सीपीसीबी के अकॉर्डिंग, यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अकॉर्डिंग, राइट, 17 कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रीज के बारे में बात की गई है, जिसके अंदर लार्ज स्केल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो आप लोग को देखने के लिए मिलती है। यानी कि सीपीसीबी ने बताया कि हमारे यहाँ पर टोटल 17 इंडस्ट्रीज हैं, जिसके अंदर लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो आप लोग को देखने के लिए मिलती है, और वही क्या कर रही है, पॉल्यूट करने लग रही है हमारी पूरी की पूरी इन्वायरमेंट को। द अबव पॉइंट हाईलाइट्स द चैलेंजेस टू इंडियाज इन्वायरमेंट, और ये जो पॉइंट है वो इंडिया के जो भी चैलेंजेस है उनके बारे में बताती है। तो कहता है द वेरियस मेजर्स अडॉप्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड द सेंट्रल एंड द स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मे नॉट यील्ड रिवॉर्ड अनलेस वी कॉन्शियसली अडॉप्ट अ पाथ ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो कहता है ये सारी की सारी समस्या कभी भी खत्म नहीं हो सकती है। जो सेंट्रल एंड स्टेट लेवल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो ये बोलता है कि भैया ये जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं ये खत्म नहीं हो सकते हैं, और ये दिक्कतें कभी भी पूरी जिंदगी भर खत्म नहीं होगी अगर हम लोग कोई सिलेक्टिव मेजर्स या फिर ढंग के मेजर्स नहीं लेंगे। द कंसर्न फॉर द फ्यूचर जनरेशन अलोन कैन मेक डेवलपमेंट लास्ट फॉर एवर। डेवलपमेंट टू इनहेंस आर करंट लिविंग स्टाइल्स विदाउट कंसर्न्स फॉर posterity will deplete resources and degrade environment at a pace that is bound to result in both environmental and economic crisis। कहता है अगर हम लोग इन चीज़ों को आज ज़्यादा बेहतर तरीके से नहीं कंट्रोल कर पाए या फिर हमने इन्वायरमेंट को ओवरऑल कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करी तो इसके लॉन्ग टर्म मेजर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा भयंकर रहने वाले हैं, खराब रहने वाले हैं। और आज ही हम लोगों को समझ आना चाहिए कि इन्वायरमेंटल से रिलेटेड कंसर्न्स जो है उनको कैसे सही करना है, अदरवाइज इट्स विल बी टू लेट एंड द इन्वायरमेंट विल बी आउट ऑफ आवर कंट्रोल, राइट। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की यहाँ पर बात की जाती है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का रास्ता हम लोगों को चूज करना चाहिए। तो सबसे पहले बात हो जाती है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता क्या है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि हम लोग को इस हिसाब से डेवलपमेंट करनी है कि हम लोग रिसोर्सेज का इस तरह से यूज़ करें आज कि हम लोग अपने फ्यूचर जनरेशन को भी उन रिसोर्सेज को कैरी फॉरवर्ड कर पाएँ। मतलब कि जिस तरह से हमारी एक्सपेक्टेशंस हमारे एंसेस्टर से थी कि भैया हमारे एंसेस्टर हमारे लिए रिसोर्सेज को बेहतर तरीके में डेवलप करें, उसी हिसाब से हम लोग ये भी चाहते हैं कि भैया जिस हिसाब से हम लोग हमारी एक्सपेक्टेशन थी तो हम लोग भी हमारी फ्यूचर जनरेशन की एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करें। इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमी आर इंटरडिपेंडेंट एंड नीड ईच अदर। इन्वायरमेंट और इकोनॉमी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए कहता है डेवलपमेंट कभी भी इग्नोर नहीं कर सकती जो भी रिपरकशंस हैं इन्वायरमेंट के ऊपर, अदरवाइज इट विल डिस्ट्रॉय द इन्वायरमेंट, जो कि हमारी लाइफ फॉर्म को सस्टेन करती है। तो हमें क्या चाहिए इसके लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, डेवलपमेंट जो अलाउ करती है फ्यूचर जनरेशन को पोटेंशियल एवरेज क्वालिटी ऑफ लाइफ जो कि एटलीस्ट हाई हो, जिसकी वजह से हम लोग इंजॉय कर सकें, राइट, इंजॉय किया जाता है करंट अफेयर्स को करंट जनरेशन के द्वारा। तो यानी कि जिस तरह से करंट जनरेशन जो है वो चीज़ों को एंजॉय करने लग रही है, उसी हिसाब से फ्यूचर जनरेशन भी उन चीज़ों को एंजॉय कर पाए। द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज एम्फेसाइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट डेवलपमेंट, यानी कि UNCED UNCED ने इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बात करी है। सो विच डिफाइन इट एज, तो क्या बोलती है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, तो कहता है डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन, एक ऐसी डेवलपमेंट जो प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स को फुलफिल करती है विदाउट कंप्राइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। यानी कि फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को भी वो कहीं ना कहीं कंसिडर करते हुए चलती है। तो यानी कि जनरेशन ये कहती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट कि हम लोग प्रेजेंट में अगर बात कर रहे हैं तो हम लोग प्रेजेंट जनरेशन के साथ साथ फ्यूचर जनरेशन के नीड्स को भी कंसिडर करते हुए चलें। कहता है इस डेफिनेशन को जरा ध्यान से समझो, तो आप लोगों को यहाँ पर कुछ चीज़ें समझ में आएगी। जो इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पर है, एक नीड है और दूसरा वर्ड है फ्यूचर जनरेशन, राइट, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कहता है द यूज ऑफ द कॉन्सेप्ट नीड्स इन द डेफिनेशन इज लिंक टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज, के रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस तरह से होना चाहिए, दैट हाउ वी शुड डिस्ट्रीब्यूट द रिसोर्सेज। द सेमिनल रिपोर्ट आर कॉमन फ्यूचर दैट गेव द अबव डेफिनेशन एक्सप्लेन्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज अ मीटिंग द बेसिक नीड्स ऑफ ऑल एंड एक्सटेंडिंग टू ऑल अपॉर्चुनिटी टू सेटिस्फाई देयर एस्पिरेशन फॉर अ बेटर लाइफ। यानी कि हर किसी की जो रिक्वायरमेंट है, हर किसी की जो ज़रूरत है बेटर लाइफ की, राइट, उस बेटर लाइफ की जो रिक्वायरमेंट है वो हम देने की कोशिश करें उन सबको। सो मीटिंग द नीड्स ऑफ ऑल रिक्वायर्ड रिडिस्ट्रीब्यूटिंग रिसोर्सेज एंड इज हैंस मॉरल इशू। तो ये हमारी मौलिक अधिकार बनता है, ये हमारी मॉरल एथिक्स बनते हैं कि हम लोग वो सारे रिसोर्सेज हम लोग प्रोवाइड करें हमारे फ्यूचर जनरेशन को।
So Edward Barbier defined sustainable development as one which is directly concerned with the increasing the material standard of the living of the poor at the grassroots level. This can be quantitatively measured in terms of the increased income, real income, educational services. कहते हैं ये सारी की सारी चीज़ों के पर्सपेक्टिव में हम लोगों को ये चीज़ें प्रोवाइड करनी है। यानी ये कुल मिलाकर ये बात करता है कि ओवरऑल हम लोगों को बाकी सबको भी कंसिडर करना है, फ्यूचर जनरेशन को भी कंसिडर करके चलना है, और हम लोगों को उनकी नीड्स को भी कहीं ना कहीं कंसिडर करते हुए, एंटरटेन करते हुए आगे चीज़ों को लेकर जाना है। राइट, हेल्थ केयर अच्छा प्रोवाइड करें हम। राइट, पॉवर्टी के अंदर वो लोग ना रहे, सैनिटेशन की सैनिटेशन अच्छा हो, वाटर सप्लाई अच्छा हो। इन मोर स्पेसिफिक टर्म्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट एम्स एट डिक्रीजिंग द एब्सोल्यूट पॉवर्टी। तो यहाँ पर क्या बात करता है, जैसे मैंने आपको बताया कि पॉवर्टी को खत्म करना है, राइट, और हमें सिक्योर लाइवलीहुड देनी है ताकि मिनिमम रिसोर्सेज डिप्लेशन हो, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन बहुत कम हो, कल्चर डिसरप्शन बहुत कम हो, सोशल इंस्टेबिलिटी हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन अ सेंस अ डेवलपमेंट दैट नीड्स द बेसिक नीड्स ऑफ ऑल, पर्टिकुलरली द पुअर, मेजॉरिटी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, फूड, एनर्जी, वाटर, हाउसिंग एंड ensures growth of agriculture, manufacturing, power and services to meet the needs। सबके नीड्स को फुलफिल करो। नीड्स के अंदर चाहे फूड की नीड हो, एनर्जी की नीड हो, वाटर की नीड हो, ग्रोथ की नीड हो, एग्रीकल्चर की नीड हो, मैन्युफैक्चरिंग की नीड हो, पावर की नीड हो, राइट। एवरी सर्विसेज शुड बी रीच टू द मैक्सिमम ऑफ द पॉपुलेशन एंड इट शुड बी अंडर द परमिसिबल लिमिट ऑफ द इन्वायरमेंट। ये यहां पर मेन कॉन्सेप्ट है। फिर ब्रनलैंड कमीशन आता है और ब्रनलैंड कमीशन कहता है कि हमें प्रोटेक्ट करना है किसको, फ्यूचर जनरेशन को। दिस इज अ लाइन विद द आर्गुमेंट ऑफ द एनवायरमेंटलिस्ट हु एम्फसाइज दैट वी हैव अ मोरल ऑब्लिगेशन टू हैंड ओवर द प्लैनेट अर्थ इन अ गुड ऑर्डर टू द फ्यूचर जनरेशन। यानी कि अच्छे रिलेशन के साथ हम लोगों ने क्या करना है, रिसोर्सेज को आगे डिलीवर करना है फ्यूचर जनरेशन के पास में। तो प्रेजेंट जनरेशन को क्या करना है, उसकी वो ज़रूरत बनती है कि वो बेटर इन्वायरमेंट को फ्यूचर जनरेशन को दे। हमें क्या करना है, नेक्स्ट जनरेशन को, राइट, स्टॉक ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ देना है, राइट, जिसको हम लोगों ने इनहेरिट किया है, जिसको हम लोगों ने हमारे पूर्वजों से लिया है। यानी कि जो चीज़ हमें विरासत में मिली है, हम लोग उसी चीज़ को आगे पॉजिटिवली लेकर जाएं और अपनी फ्यूचर जनरेशन को भी विरासत में दे। द प्रेजेंट जनरेशन can promote a development that enhance the natural and built environment in the way that are compatible with, right। इसके अंदर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एसेट्स के बारे में बात हो, प्रिजर्वेशन ऑफ द रीजनरेटिव कैपेसिटी ऑफ द वर्ल्ड नेचुरल इकोलॉजिकल सिस्टम के बारे में बात हो। इसके अंदर हम लोग कॉस्ट रिस्क के बारे में बात करें, राइट, जो कि फ्यूचर जनरेशन के साथ एसोसिएटेड हो सकते हैं। तो यहां पर हमें इन तीनों पैरामीटर्स के बारे में डिटेल में यहां पर सोचना है। तो प्रेजेंट जनरेशन जो है वो क्या कर सकती है, वो डेवलपमेंट के बारे में सोच सकती है, उसको डेवलपमेंट को प्रमोट कर सकती है, राइट। कैसे, आज हम लोग जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको बचा कर रखें, हम लोग यहाँ पर रिजनरेटिव कैपेसिटी के अंदर चीज़ों को रखें, राइट। हम लोग क्या कर सके, अवॉइड कर सके ऐसी कॉस्ट को जिसका इम्पैक्ट फ्यूचर जनरेशन के ऊपर आप लोगों को देखने के लिए मिले। नाउ हरमन डेली के अकॉर्डिंग एक लीडिंग इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स है, वो कहता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, द फॉलोइंग नीड्स टू बी डन, हमें ये करने की जरूरत है। लिमिटिंग द ह्यूमन पॉपुलेशन टू अ लेवल विद इन द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द इन्वायरमेंट। तो पहली चीज जो है, जो हम लोगों ने ओवर एक्सप्लॉयटेशन किया है इन्वायरमेंट का, उसको फिर से इन्वायरमेंट की कैरिंग कैपेसिटी के अंदर, एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी के अंदर लेकर आए। तो कहता है द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द इन्वायरमेंट इज लाइक अ प्लिमसोल लाइन। ये एक प्लिमसोल लाइन की तरह है। प्लिमसोल लाइन जल्दी हमें देखने के लिए मिलती है कहाँ पर, बोट्स के अंदर, राइट। सो ऑफ द शिप के अंदर, विच इज इट्स लिमिट लोड, राइट। ये उसका लिमिट है। अगर आप उस लिमिट के बियॉन्ड चले जाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि आपकी जो बोट है, आपकी जो शिप है, वो क्या होगी, सिंक कर जाएगी, डूब जाएगी। तो हमारी इन्वायरमेंट की भी क्या है, एक प्लिमसोल लाइन है जिसको एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी बोला, और उस एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी के बियॉन्ड जाकर अगर हम लोग चीज़ें करने की कोशिश करेंगे तो इट विल नेगेटिवली इम्पैक्ट द इन्वायरमेंट। तो क्या बोलता है, इन द एब्सेंस ऑफ दिस प्लिमसोल लाइन ऑफ द इकोनॉमी, ह्यूमन स्केल्स ग्रो बियॉन्ड द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द अर्थ एंड डेविएट फ्रॉम द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस शुड इनपुट एफिशिएंट एंड नॉट इनपुट कंज्यूमिंग। रिन्यूएबल रिसोर्सेज शुड बी एक्सट्रैक्टेड ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस। हमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करना है, लेकिन सस्टेनेबल बेसिस पर करना है कि रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन जो है वो कभी भी रीजनरेशन के रेट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि जिस रेट पर हम लोग चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करने लग रहे हैं उसके बियॉन्ड जाकर हम लोग चीज़ों को ना
कंज्यूम करें। नेक्स्ट बात करता है फॉर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज रेट ऑफ डिप्लेशन शुड नॉट एक्सीड द रेट ऑफ क्रिएशन ऑफ द रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो क्या कहता है हम अगर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करें तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को इतनी जल्दी खत्म ना करें, है ना, कि जो हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उनकी एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी के बियॉन्ड हो। इनएफिशिएंसीज अराइजिंग फ्रॉम पॉल्यूशन शुड बी करेक्टेड। इन 2015 के अंदर जो यूनाइटेड नेशन है उसने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए थे और आप लोगों को बताना है कि वो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या थे। उसके बाद आता है कि दैट व्हाट आर द स्ट्रेटेजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या स्ट्रेटेजी हमारी होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी हम लोग को अडॉप्ट करनी चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। तो सबसे पहले क्या बोलता है कि हमें नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज को यूज करना चाहिए। वी शुड यूज नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस फॉर एनर्जी। इंडिया यू नो इज ह्यूजली डिपेंडेंट ऑन थर्मल एंड हाइड्रो पावर प्लांट, किसके लिए, पावर नीड्स के लिए। और ये दोनों के दोनों जो है इनका इम्पैक्ट नेगेटिव है, एडवर्स इम्पैक्ट होता है इन्वायरमेंट के ऊपर। तो थर्मल पावर प्लांट एमिट लार्ज क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका इंपैक्ट एनवायरनमेंट के ऊपर पड़ता है। फ्लाई ऐश को भी प्रोड्यूस करता है और फ्लाई ऐश अगर प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ना हो या फिर उसको प्रॉपर तरीके से खत्म ना किया जाए तो वो वाटर बॉडीज के साथ, लैंड बॉडीज के साथ और अदर कंपोनेंट के साथ जाकर मर्जअप हो जाती है। और जब वो मर्जअप होती है तो उस मर्जअप की वजह से उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है एनवायरनमेंट के ऊपर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट in undead forest and interferes with the natural flow of water in catchment areas and the river basins. Wind powers and solar rays are good examples of environmental. In recent years, some efforts are being taken to tap the energy resources, collect the details of such resources. तो हमें क्या करना है, हमें इन रिसोर्सेज की जगह क्या करना है, हमें यूजफुल रिसोर्सेज को लेकर आना है और उन यूजफुल रिसोर्सेज को यूज करना है इन्वायरमेंट के अंदर। एलपीजी गोबर गैस इन रूरल एरिया, तो क्या बोला जाता है, रूरल एरियाज के अंदर आप एलपीजी गैस के बारे में बात करते हैं, गोबर गैस के बारे में बात करते हैं। तो रूरल एरिया के अंदर जो जनरली घर हैं वो जनरली वुड, डंग केक और बायोमास फ्यूल्स का यूज करते हैं और ये कई सालों के लिए इन चीज़ों को यूज किया जाता है और इनफैक्ट आज भी आप लोग इन चीज़ों को देख पा रहे होंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, आपको डिफॉरेस्टेशन जैसी चीज़ें, ग्रीन कवर जो है वो खत्म होते हुए आते हैं। क्यों? क्योंकि लोग लकड़ियाँ काट कर आते हैं और लकड़ियों को जलाते हैं, तो उसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इस चीज़ को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट लेकर आई एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, राइट। और एडिशन के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, गोबर गैस प्लांट्स को यूज कर सकते हैं, राइट, इजी लोन्स के ऊपर, सब्सिडी के ऊपर। एज फार एज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी इज कंसर्न, इट इज क्लीन फ्यूल, इट रिड्यूसेस हाउसहोल्ड पोल्यूशन टू अ लार्ज एक्सटेंट, ऑल्सो एनर्जी वेस्टेज इज मिनिमाइज्ड। फॉर द गोबर गैस प्लांट टू फंक्शन, कैटल डंग इज फेड टू द प्लांट and gas is produced which is used as a fuel, while the slurry which is left over is very good organic fertilizers and soil conditioner. तो क्या बोलता है यहाँ पर, हम लोग क्या कर सकते हैं, एलपीजी दे सकते हैं और जो वेस्ट है उस वेस्ट को यूज कर सकते हैं। जैसे काऊ डंग वगैरह होता है तो काऊ डंग से क्या कर सकते हैं हम लोग, उसको मैन्योर के तौर पर यूज किया जा सकता है, उसको खाद के तौर पर यूज किया जा सकता है। नाउ सीएनजी इन अर्बन एरियाज, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस लेकर आने की बात की गई पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर, जिसकी वजह से पॉल्यूशन जो है वो कम हो सके। जैसे दिल्ली जैसी जगह पर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर आपको ये चीज़ें देखने के लिए मिलती है, जिसकी ऐसी एयर जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर आप लोगों को देखने के लिए मिल रही है, राइट। बहुत सारे पार्ट के अंदर आपको ये चीज़ें अभी आती हुई नजर आ रही है और आने वाले टाइम के अंदर आप और भी जगह पर इनको देख पाएंगे। कहता है विंड पावर की बात होती है, इन एरियाज में स्पीड ऑफ विंड इज यूजली हाई, विंड मिल्स को यूज किया जा सकता है इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए बिना किसी एडवर्स इंपैक्ट के इन्वायरमेंट के ऊपर। विंड टर्बाइंस जो है वो रोटेट करते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो इनिशियल कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई रहती है इनको रिस्टोर करने की, लेकिन इसके बेनिफिट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं, बहुत लंबे समय तक इसके बेनिफिट आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। और इसके अंदर बोला जाता है कि हम लोग सोलर पावर का यूज कर सकते हैं फोटोवोल्टिक सेल्स के थ्रू, सोलर पावर जनरेट कर सकते हैं फोटोवोल्टिक सेल्स के थ्रू। तो इंडिया नेचुरली इंडाउड है, कहता है इंडिया इज नेचुरली इंडाउड विद अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ सोलर एनर्जी, हमारे पास काफी ज्यादा सोलर एनर्जी है सनलाइट के फॉर्म में। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अलग अलग तौर पर यूज कर सकते हैं, राइट। We dry our cloth, grains, others agriculture product as well as various items made from daily use. We also use sunlight to warm ourselves in winter. Plants use solar energy to perform photosynthesis. Now with the help of photovoltaic cells, solar energy can be converted into electricity. तो फोटोवोल्टिक सेल्स की मदद से हम लोग सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर, राइट।
और इसकी वजह से ओवरऑल जो इन्वायरमेंट है वो हमारी पॉजिटिव रह सकती है। मिनी हाइडल प्लांट्स का यूज़ किया जा सकता है। मिनी हाइडल प्लांट्स के अंदर क्या होता है, जो जैसे स्ट्रीम्स होती हैं, छोटे छोटे पानी के झरने होते हैं, जनरली आपको पहाड़ों के अंदर ऐसा देखने के लिए मिलेगा, हिली एरियाज़ के अंदर, तो उनको यूज़ किया जा सकता है क्या करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। तो क्या बोला जाता है, माउंटेन रीजन्स के अंदर streams can be found almost everywhere. A large percentage of such streams are perennial. Many hydel plants use the energy of such streams to move small turbines. The turbines generate electricity which can be used locally. Such power plants are more or less environment friendly as they do not change the land use pattern in the areas where they are located. They generate enough power to meet local demand. This means that they can also do away with the needs of the large scale transmission towards and cables and avoid transmissions in the loss. राइट, तो ये बातें यहां पर बोली जाती है। बायो कंपोस्टिंग का यूज किया जा सकता है। बायो कंपोस्टिंग का मतलब क्या होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए राइट हम लोग बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं लास्ट कुछ समय के अंदर। वी ऑलमोस्ट टोटली नेग्लेक्टेड द यूज ऑफ कंपोस्ट एंड कंप्लीटली स्विच्ड ओवर टू द केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जनरली मैनुअल्स के तौर पर अब हम लोग खादों का यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं। नेचुरल कंपोस्ट को हम लोग यूज नहीं करते हैं, लेकिन कहते हैं उसको यूज करना चाहिए। द रिजल्ट इज दैट ट्रैक्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी लैंड हैव बीन एडवर्सली अफेक्टेड। वाटर बॉडीज इंक्लूडिंग ग्राउंड वाटर सिस्टम्स हैव सफर्ड ड्यू टू केमिकल कंटेमिनेशन। पानी का स्तर भी इसकी वजह से खराब हो रहा है, इरिगेशन जो है वो खराब हो रही है, और आने वाले समय के अंदर ये चीज़ें और ज़्यादा खराब हो जाएगी अगर हम लोग इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। बायोपेस्ट कंट्रोल की बात की जाती है। राइट हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज कर रहे हैं जिसका नेगेटिव इंपैक्ट हमें देखने के लिए मिल रहा है। राइट इवन मिल्क, मीट एंड फिशेस वर फाउंड टू बी कंटेमिनेटेड, है ना। तो आज हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो सारे के सारे रिसोर्सेज जो है मीट वगैरह वो सब भी नेगेटिवली ही आप लोगों को देखने के लिए मिलने लग रहे हैं। राइट तो यही बात यहां पर बोली गई है। तो लास्ट में यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, लास्ट the important point is that sustainable development has become a catch phrase today। बहुत जरूरी हो गया राइट और ये पैराडिग्म शिफ्ट जो डेवलपमेंट के अंदर हो रहा है, डेवलपमेंट के अंदर जो हम लोग चेंज करने लग रहे हैं उसकी वजह से देखने के लिए मिल रहा है। राइट तो दो इट हैज बीन इंटरप्टेड इन अ नंबर ऑफ वेज, एडहेरेंस टू दिस पाथ इंश्योर्स लास्टिंग डेवलपमेंट एंड नॉन डिक्लाइन वेलफेयर फॉर द ऑल। यानी कि सबका भला इसी के अंदर है कि सारे के सारे क्या करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फॉलो करें और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरह आगे चीज़ों को समझें। तो इसी के साथ यार आपका ये चैप्टर खत्म होता है। और अगर आप सब लोगों को ये क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आप सब लोग तैयारी कर रहे हैं सीयूटी की तो आप सब लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, सिंपली ब्राउज़र को ओपन करिएगा। ब्राउज़र को ओपन करने के बाद यहाँ पर टाइप करिएगा ADA247। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे ADA247 यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर जाइएगा, ऑल कोर्सेज के ऊपर क्लिक करिएगा। ऑल कोर्सेज के ऊपर जाने के बाद यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स के ऊपर क्लिक करिएगा। CUET यूजी के ऊपर जाइएगा, CUET महापैक के ऊपर जाइएगा। आप अगर कॉमर्स के बच्चे हैं तो उसके ऊपर क्लिक करिएगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इस कोड को यहाँ से रिमूव करना है। बाय नाउ के ऊपर क्लिक करिएगा। बाय नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद Y828 ये कोड जो है इसको अप्लाई कर दीजिएगा। तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा 3081 रुपये का, और ये कोर्स आपको मात्र 7191 रुपये का देखने के लिए मिलने वाला है। तो इसी के साथ इस चैप्टर को यहाँ पर खत्म करते हैं। मिलते हैं आप सब लोगों से अगली क्लास में। टेक केयर एंड जय हिंद।